नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे ICR हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे BHU, AFO, IBPS, चाहे TGT, चाहे PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि जो एग्रीकल्चर में TGT, PGT और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर के, सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हमारे कोचिंग का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, हमारा चैनल भी एग्री कोचिंग बाय विकास सर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कले कणों का व्यास यम होता है। ठीक है, आपको बताना है कले जो कण होते हैं उनका व्यास कितना यम होता है। पहला ऑप्शन है 0.02 mm से अधिक, दूसरा है 0.002 mm से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 0.002 mm से कम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि थर्ड ऑप्शन 0.002 mm से कम। ये हो गया कले का व्यास। ठीक है, एक इसकी जगह और पूछता है, सिल्ट का कभी कभी पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामों में इससे आना ही आना क्वेश्चन। तो सिल्ट का व्यास जो होता है 0.002 से लेकर उसका होता है 0.02 mm। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। एग्जाम में क्ले और सिल्ट का दोनों ही पूछा जाता है। और मोटी बालू का जानते ही हैं, मोटी बालू का कितना होता है 0.2 से लेके 2 mm होता है मोटी बालू का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पपीता, यानी कि उसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पपाया, का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, जितने भी उत्पत्ति स्थान होते हैं, चाहे फ्रूट के हों, चाहे आपके इसके वेजिटेबल्स के होते हैं, सबके उत्पत्ति स्थान आपको याद होने चाहिए। काफ़ी सरल होता है। ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। इससे रिलेटिव एक ना दो क्वेश्चन हर एग्जामों में आ ही जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पपीता का उत्पत्ति स्थान पूछा है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है मैक्सिको, दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि मैक्सिको, उष्ण अमेरिका। ये हो जाएगा पपीते का उत्पत्ति स्थान। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिको में और किसका किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको माना गया है। ठीक है, उसके बाद अमरूद का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, ये भी मैक्सिको माना गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो जितनी भी कोल क्रॉप होती हैं, ठीक है, गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है, उसका उत्पत्ति स्थान माना गया है भूमध्य सागरीय। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर लेते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आ जाता है एंडोवर्मा। ठीक है, एंडोवर्मा में आपका आ जाएगा आम, उसके बाद केला, ठीक है, केला आ जाएगा, और आ जाएगा नारियल। ठीक है, नारियल, ये सब उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है। उसके बाद ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में आप लोग जानते हैं खजूर का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, खजूर का उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। और अनार का, ठीक है, अनार का, ये दोनों का उत्पत्ति स्थान ईरान हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, मैक्सिको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गायनोडायसियस का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है मादा और द्विलिंगी फूल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, मादा और द्विलिंगी फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है नर और द्विलिंगी फूल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन नर और द्विलिंगी फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि मादा और द्विलिंगी फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, गायनोडायसियस कहते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं आप 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एंड्रोमोनोसियस, एक होता है गायनोडायोसियस, एक होता है एंड्रोडायोसियस होता है, एक गायनोडायोसियस होता है, ठीक है। तो जो एंड्रोमोनोसियस होता है इसमें जान लीजिए एक ही प्लांट पे क्या होता है, एक तरफ क्या होता है नर फूल लगे हैं, दूसरे तरफ यहाँ पे नर और मादा दोनों फूल लगे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है ये द्विलिंगी है, ठीक है। एक तरफ नर फूल लगे हैं, एक तरफ मादा और ये नर दोनों फूल लगे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो गायनो, यहाँ पर देखिए गायनो जिसमें लगा हुआ है वो मादा होता है, ठीक है। जो एंड्रो लगा होता है उसका मतलब होता है नर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और कोई भी फूल होता है उसमें द्विलिंगी होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गायनोमोनोसियस, ठीक है। गायनोमोनोसियस क्या होता है, यानी कि एक ही प्लांट पर एक तरफ क्या हुआ है फीमेल फूल लगे हुए हैं, एक तरफ नर और मादा दोनों फूल लगे हुए हैं। तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, गायनोमोनोसियस कहा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, केला उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद एंड्रोडायोसियस में क्या होता है, जिसमें कि 2 प्लांट होते हैं, एक पे सिर्फ नर के फूल लगे, ठीक है, एक पर फीमेल के फ्लावर्स लगे, ठीक है। एक पे क्या होते हैं नर के ही सिर्फ फूल लगते हैं, एक पे नर और मादा दोनों फूल लगते हैं। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, एंड्रोडायोसियस कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद गायनोडायोसियस में क्या होता है, यहाँ पर गायनो मतलब मादा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि उस पर नर और मादा फूल दोनों ही लगते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, गायनोडायोसियस कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, चावल के हरी पत्ती हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। ग्रीन लीफ हॉपर का आपका वैज्ञानिक नाम बताना है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है साइपोफेगा इंसर्टुलस, दूसरा है फोगाना स्प्रेक्टा रेसिलिया डोर्सेलिया, उसके बाद चौथा ऑप्शन है नेफोटिक्स नाइग्रोफिक्स, ठीक है, नाइग्रोफिक्स। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th वाला, ठीक है, नेफोटिक्स और नाइग्रोफिक्स। तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर। ये किसको वायरस के रूप में फैलाता है, एक टुंगरो बीमारी लगती है, ठीक है, टुंगरो बीमारी लगती है चावल के अंदर। तो उसमें ये क्या करता है, विषाणु का प्रसार करता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, विषाणु का प्रसार का कार्य करता है ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है पपेन, पपीता के कच्चे फलों यानी कि परिपक्व जो फल होते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं रहते हैं, कच्चे रहते हैं, हरे रहते हैं, पर चीरा लगाकर प्राप्त दूध यानी कि दूध को क्या कहते हैं, लेटेक्स को सुखाकर बनता है, ठीक है। उसको इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। पूछ रहा पपेन के अंदर जो वो पपीता का जो फल होता है, चीरा लगाकर दूध को निकालकर सुखाकर जो पपेन तैयार किया जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 17.7%, दूसरा है 79.3%, तीसरा है 35.5%, चौथा ऑप्शन है 72.2%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th ऑप्शन, ठीक है, 72.2% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पपीता की एक ट्रांसजेनिक किस्म है, ठीक है। ट्रांसजेनिक किस्म का नाम बताना है, इसमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है रेनबो सनप, दूसरा है अक्षय और जेवियर, तीसरा है ग्रेड नैने और गोल्ड फिंगर, चौथा ऑप्शन है फ्लेवर सेवर और टिप टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि पपीता की ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी हो जाएगी, रेनबो और सन्नप। ये दोनों किस्में कैसी हैं, ट्रांसजेनिक किस्में हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्षय और जेवियर की, ठीक है। ये किसकी किस्म हो जाएंगी, आम की, ठीक है। ये दोनों किस्में आम की हो जाएंगी। उसके बाद ग्रेड नैने और गोल्ड फिंगर, ये किसकी किस्में हैं, ये केला की किस्में हैं, ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। फ्लेवर सेवर और टिप टॉप ये दोनों हैं बायोटेक्निकल द्वारा तैयार की गई है, ये टमाटर की किस्में हैं, ठीक है, टमाटर की किस्में हैं, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला रेनबो और सनप, ये दोनों किस्में ट्रांसजेनिक है पपीता की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है बलदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, ठीक है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर, झालापटन,
झालावाड़ और परबतसर नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेड़ता नागौर के अंदर क्या लगता है, बलदेव पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अगर मल्लीनाथ पशु मेला पूछेगा तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। उसके बाद झालरापाटन झालावाड़ में कौन सा मेला लगता है, तो गोमती सागर मेला लगता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, गोमती सागर मेला कहाँ लगता है, गोमती सागर मेला तो ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। परबतसर नागौर में कौन सा लगता है, वीर तेजा जी का मेला लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीर तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, ये परबतसर नागौर में लगता है। तो चारों क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है पपीता से प्राप्त पपेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। यानी कि तीन इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो करेक्ट होंगे, एक करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट होगा। ठीक है, असत्य इसमें से छांटना है। 3 सत्य हैं। पहला देख लेते हैं ऑप्शन, पपेन से पेप्सिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है जो प्रोटीन और पाचन में सहायक है। दूसरा ऑप्शन है पपेन परिरक्षण हेतु पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है पपेन को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है। चौथा ऑप्शन है प्रति पौधा औसतन 20 से 30 ग्राम पपेन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट इसमें छांटना है, तो ये हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, प्रति पौधा 20 से लेकर 30 ग्राम पपेन नहीं प्राप्त होता है, ये होगा 200 से लेके 200 ग्राम पपेन प्राप्त होता है प्रति पौधे से। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पपेन को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है, जी एकदम करेक्ट है। पपेन में परिरक्षण हेतु पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है, ये भी करेक्ट है। 350 ppm मिलाते हैं। ठीक है, पपेन में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जी एकदम सही है। उसके बाद जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन इसमें पाई जाती है, जानते हैं 72.2% पीछे बताए हैं कि पाई जाती है इसके अंदर प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4th वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है डॉक्टर YS परमार, ठीक है, बागवानी और बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ राजस्थान, दोपोली महाराष्ट्र, नौनी हिमाचल प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर YS परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये नौनी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इसको सोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ही अधिकतर सोलन ही दिया जाता है, नौनी नहीं दिया जाता है। तो ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है पशु आवास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, एकल पंक्ति विधि, द्विपंक्ति विधि, मुंह से मुंह विधि या पूंछ से पूंछ विधि। ठीक है, पशु आवास के लिए 2 प्रकार की विधियों का काम में लेते हैं। ठीक है, एक होती है मुंह से मुंह विधि और दूसरी होती है पूंछ से पूंछ विधि। ठीक है, ये दोनों विधियों का काम में हम लेते हैं। तो सबसे अच्छी यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अच्छी कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है, तो पूंछ से पूंछ विधि अच्छी मानी जाती है, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, गेंदे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंच गेंदा, एक होता है अफ्रीकन गेंदा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड का देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है, टेगेस्टस पेटुला, टेगेस्टस इरेक्टा, टेगेस्टस मैनुटा, टेगेस्टस टेनुफोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टेगेस्टस इरेक्टा, ये हो जाएगा अफ्रीकन गेंदे का वैज्ञानिक नाम। टेगेस्टस पेटुला की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंच गेंदा। ठीक है, फ्रेंच गेंदा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टेगेस्टस पेटुला, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो फ्रेंच गेंदा होता है ये टेट्राप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ये होता है टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, इसकी गुणसूत्र की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 48 होता है फ्रेंच गेंदे का। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान होता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेगेटस इरेक्टा की। ये भी इसका अफ्रीकन गेंदा कहते हैं और ये आकार में बड़ा होता है। ठीक है, इसके गेंदे का आकार काफ़ी बड़ा होता है और ये जो फ्रेंच गेंदे का आकार काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, फूलों का आकार काफ़ी छोटा होता है। और बात कर लेते हैं ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, ये डिप्लॉयड होता है। और इसकी क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं तो 24 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं अफ्रीकन गेंदा के, 24 होते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थान भी मैक्सिको होता है, यानी कि दोनों का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको माना गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर और अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्नों को क्या कहते हैं? किन्नों को मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किन्नों को क्या कहते हैं? मैंड्रीन कहा जाता है। ठीक है, मैंड्रीन मतलब संतरा। ठीक है, संतरा कहते हैं इसको। इसकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो यानी कि जो ऊपर की छाल होती है, कवर जो होता है, वो आसानी से उतर जाता है। लेकिन माल्टा की बात करें, जिसका हम जूस पीते हैं, माल्टा कह सकते हैं या मौसमी कह सकते हैं। ठीक है, मौसमी कह सकते हैं। तो मौसमी की जो वो छाल होती है काफ़ी टाइट होती है। ठीक है, वो जल्दी उतरती नहीं। देखते हैं आप लोग जब जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें चाकू वगैरह से उसको उतारते हैं। ठीक है, इसको माल्टा और मौसमी को क्या कहते हैं? स्वीट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं इसको। ये आप याद रखेंगे, इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है गोंदा, ठीक है, जिसको लसोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लसोड़ा यानी कि गोंदा के नाम से ये फेमस है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोर्डिया मिक्सा। कौन से फैमिली से है, यानी कि इसकी फैमिली बताना है, कुल बताना है। ठीक है, फाइलेंथेसी, रेहमेनेसी और बोराजिनेसी या मिर्टेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोराजिनेसी। इसका फैमिली हो जाएगा गोंदा और लसोड़ा का। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे गोंदा कहते हैं, कहीं कहीं पे लसोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर। रेहमनेसी की बात करें तो ये बैर की फैमिली हो जाएगी। ठीक है, बैर की फैमिली रेहमनेसी। मिर्टेसी की बात करें तो मिर्टेसी के जानते हैं अमरूद। ठीक है, अमरूद की फैमिली मिर्टेसी और जामुन की फैमिली मिर्टेसी। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 2005 से 6, 2007 से 8, 2008 से 9, 2009 से 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2005 से 2006। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2008। 2008 आलू वर्ष मनाते हैं। ठीक है, आलू वर्ष मनाया जाता है, 2008 को घोषित किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं 2012। ठीक है, 2012 को मनाया जाता है हार्टिकल्चर वर्ष। ठीक है, हार्टिकल्चर वर्ष मनाया गया। और 2016 को दलहन वर्ष मनाया गया था। ठीक है, दलहन वर्ष 2016 को, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहे हैं टमाटर के फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस तापमान पर सबसे अधिक बनता है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर लाइकोपीन का निर्माण सबसे अधिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा ऑप्शन है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाइकोपीन का निर्माण सबसे तेज होता है। कहीं कहीं किताबों पर दिया रहता है 21 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये भी मतलब सही है। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा लाइकोपीन का निर्माण होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही 27 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो क्या होता है, लाइकोपीन का निर्माण धीरे धीरे बंद हो जाता है। और 30 से ऊपर जाने पर एकदम ही लाइकोपीन का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर में टमाटर के पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए। 225 वर्ग मीटर पर, 425 वर्ग मीटर पर, 625 वर्ग मीटर पर, 825 वर्ग मीटर पर। ठीक है, टमाटर को लगाने से पहले हमको पहले सीड की बुआई करते हैं। सीड की बुआई करने के बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि नर्सरी पहले तैयार करते हैं। ठीक है, नर्सरी में प्लांट्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पूछा 1 हेक्टेयर अगर आपको टमाटर लगाना है तो कितने क्षेत्रफल पर आपको बीज बोना चाहिए नर्सरी के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 225 वर्ग मीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है देसी गुलाब के पुष्पों में, यानी कि देसी गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोजा डेमेसियाना, कितने प्रतिशत तक एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। ठीक है, 0.01%, 0.004%, 0.08%, 0.10%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 0.004
0.04%। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोजा डेमेसियाना को क्या कहते हैं? चेती गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दमसक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दमसक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो चेती गुलाब है ये खमनोर में, राजस्थान का एक क्षेत्र है खमनोर, वहाँ पर अधिकतर इसकी खेती की जाती है। इसमें जो तेल प्राप्त होता है यानी कि 0.04 से लेके 0.05% तक इसमें एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि बात करें कि 4000 से लेके 5000 किलोग्राम अगर हम फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे 1 लीटर इसमें ऑयल प्राप्त होगा। ठीक है, एसेंशियल ऑयल प्राप्त होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन करा खीरे के पौधे पर इथ्रेल का छिड़काव के लिए किस मात्रा में मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। आपको यहाँ पूछ रहा है इथ्रेल का कितना छिड़काव किया जाए ताकि मादा फूलों की संख्या बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 200 ppm, 800 ppm, 1400 ppm या 2000 ppm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 200 ppm, यानी कि अनुमान किताबों में लिखा रहता है 150 से लेके 200 ppm। ठीक है, 200 ppm तक हम छिड़काव करते हैं। ppm का अर्थ था पर मिलियन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है मादा फूलों के लिए छिड़काव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इथ्रेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इथ्रेल का प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार नर फूलों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नर फूलों को बढ़ाने के लिए हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखते हैं। पूछ सकता है एग्जामों में कि नर फूलों को बढ़ाने के लिए किसका हम छिड़काव करेंगे? तो जिब्रेलिक एसिड का और सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। मादा फूलों के लिए इथ्रेल हो गया और मैलिक हाइड्राजाइड हो गया, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है बैगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर, रेटून फसल लेने पर इसके फलों का हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? ठीक है, बैगन की फसल है, अधिक दिनों तक फल लेने पर, उसके बाद रेटून फसल लेने पर इसके फलों में हल्का कड़वापन आ जाता है। किसके कारण आता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइको एल्कोलाइड्स की अधिकता के कारण, बीटा एल्कोलाइड्स की अधिकता के कारण, या फलों में क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लाइको एल्कोलाइड्स की अधिकता के कारण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ रेटून आया है। रेटून शब्द क्या होता है? जैसे हम बैगन की फसल लिए, ठीक है, बैगन का हमारा ये प्लांट है, एक बार फसल ले लिए, उसके बाद फसल को हम उखाड़ते नहीं हैं, यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद क्या करते हैं? अगली बार फिर यहाँ से ये शाखाएं निकल जाती हैं, प्लांट तैयार हो जाता है, यानी कि लगाना नहीं पड़ेगा पौधे को। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रेटून कहा जाता है। ठीक है, पौधे को काटते नहीं, यहाँ से हम काट देते हैं, फिर कंछानुमा नया प्लांट्स द्वारा दूसरी बार तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रेटून। ये किस में किया जाता है? ये भी आप याद रखेंगे। कपास याद रखेंगे, गन्ना याद रखेंगे, ठीक है, और बैगन में याद रखेंगे। ठीक है, रेटून क्रिया की जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है रेटून क्रिया किस में की जाती है? कपास में, गन्ना में और बैगन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे में, सोलापुर में, बेंगलोर में, श्रीगंगानगर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सोलापुर की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है सोलापुर में क्या है? अनार अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ? सोलापुर में है, और अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोग नई चीज़ें कुछ सीखे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप लोग इन सब क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर जनरल एग्रीकल्चर आप लोगों को तैयार हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।